नमस्कार दोस्तों, आइए इस पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर 3 अगस्त के द हिंदू के एडिटोरियल का सार लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। 1 अगस्त 2 अगस्त का हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद कुछ अस्वस्थ होने के कारण आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। आज हम यहाँ 3 अगस्त तो देख ही रहे हैं, साथ में 9 अगस्त का भी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। तो 3 अगस्त और 9 अगस्त का ये आज हो जाएगा, फिर 4 अगस्त, 10 अगस्त, 5 अगस्त, 11 अगस्त, ऐसे हम चलेंगे। कुछ मेहनत आप करिए, कुछ हम करें, जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए। और थोड़ा सा पीछे हुए हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आज 3 अगस्त में क्या क्या महत्वपूर्ण था। इसमें एक आर्टिकल है निजता के अधिकार के बारे में, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के बारे में लगातार चर्चा चल रही है। आप जितने भी इंटरनेट पे जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ के प्रति चिंतित हो सकते हैं। हाल के दिनों में इसमें हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक बेंच गठित की गई है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। और इसमें कहा गया है कि इसको फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार ये है या नहीं, ये इस जज को बताना, इस बेंच जजों की बेंच को बताना है। तो अभी तो भाई हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना तो ऐसा कोई अधिकार तो उसमें नहीं दिया गया था, निजता का अधिकार। लेकिन अब आंकड़े, हमारे जीवन से संबंधित जो आंकड़े हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अक्सर आप आधार के बारे में, अक्सर आप बहुत सारे अन्य साइट्स के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पे जो हम डेटा डालते हैं उसका गलत उपयोग हो सकता है। वो हमेशा हमें ये डर बना रहता है कि इसका गलत उपयोग हो जाए। तो बार बार ये बात आ रही है। तो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन अब कई पश्चिमी देशों में, जैसे हमने ब्रिटेन में, ब्रिटेन से हमारा संविधान काफी कुछ प्रभावित है, तो वहां पे दिया गया है। तो आज ये प्रश्न उठ रहा है कि हमको भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसा संविधान हमारा था हूबहू आज भी वैसा है। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे जैसे परिवर्तन की आवश्यकता है, वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अब निजता का अधिकार भी इसमें शामिल किया जाना है। यही इसी पे फैसला लेने के लिए 9 जजों की एक बेंच गठित की गई है। अब होगा क्या यदि इसे फंडामेंटल राइट बना दिया जाएगा, मूल अधिकार ये बन गया, तो आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका जाने का अधिकार व्यक्ति को हो जाएगा। यानी कि अगर इसका हनन होगा तो व्यक्ति न्यायपालिका चला जाएगा। सरकार हमारे ईमेल को, हमारे अकाउंट को, हमारे पे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो भी हम कुछ भी छानबीन करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, उस पे छानबीन गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, सरकार नहीं कर पाएगी, उसको खंगाल नहीं सकेगी। अगर कोई जरूरी है तो हो सकता है एक प्रोसीजर के तहत हमसे उसकी आज्ञा मांगी जाए कि ऐसा आप के अकाउंट को देखा जाना है। तो हम, भाई वो तो अलग बात है, कानून से ऊपर हम नहीं हो सकते, लेकिन अपने आप वो नहीं कर सकेगी। लेकिन आज सरकार सोशल मीडिया के बहुत सारे डेटा जो है उनको यूज कर लेती है, ये मुद्दा है। इस पर सरकार ये कहती है कि सोशल मीडिया पर बहुत सा डेटा ऐसा है जो पब्लिक है, लेकिन उसमें सुरक्षा का ऑप्शन होता है। जैसे फेसबुक पे आप अगर चाहें तभी आपकी कोई तस्वीर दे सकता है, आपकी फोटो कोई देख सकता है, नहीं तो आप उसको बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही ऐसी ही बातें, ऐसे ही आर्गुमेंट इसमें कहे जा रहे हैं कि इस बहाने से सरकार ये नहीं बच सकती कि अगर बहुत सारे नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार भी यूज कर सकती है। राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लिव, जीवन का अधिकार, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, तो के अंदर कहीं भी जोड़ा जा सकता है। ये बात जो ये आर्टिकल के राइटर हैं वो ऐसा कह रही हैं। और ये बात यहाँ हो रही है कि एससी को ये भी बताना होगा कि अगर ये बनाया जाता है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आंकड़ों का प्रयोग सरकार ना कर सके, एससी इसको भी बताए, एससी इस पे भी अपने विचार रखे। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। और सर्विलांस पर बिना अनुमति या गंभीर मुद्दे के कॉल नहीं लगाई जा सकती। अभी आपको पता नहीं होता है, कई बार आपकी कॉल लगा दी जाती है कि हम इसकी छानबीन करेंगे, सरकार ऐसा करती है। और निजी आंकड़ों का प्रकाशन नहीं किया जा सकता, ये बात इसमें कही जा रही है। निजी सूचनाओं को कहीं से लिंक्ड नहीं किया जा सकेगा, ऐसा भी ये उम्मीद कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसी व्यवस्था इसमें की जाए। और आगे हम देखें तो भविष्य में तकनीक और बढ़ेगी, जैसे अब बिग डेटा का युग आ रहा है, बायो हैकिंग का, और एल्गोरिथम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा विकास हो रहा है। तो ऐसे समय में जैसे जैसे ये चीजें डेवलप होती जाएंगी, ये मान के चलिए आप कि इन चीजों
कि जो राइट टू प्राइवेसी है इस क्षेत्र में इन चीजों के लिए परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि इसको ऐसे ओपन रखा जाए कि इसमें जब चाहे वैसा परिवर्तन हम कर सकें, यानी कि इसको बहुत टफ ना बनाया जाए। तो ये पेपर 2 के लिए आपका ये उपयोगी है। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है आरबीआई ने इन्फ्लेशन रेट को नियंत्रित करने के लिए ये रेपो रेट की दर को 25 बेसिस पॉइंट क्या किया है, घटा दिया है। तो ये पहले तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि 6.00 है और 25 बेसिस पॉइंट अगर घटा तो ये हो गया 5.75। तो ये जो यानी इसको 25% या ऐसा कुछ ना बोल के इसको 25 बेसिस पॉइंट बोल देते हैं, यानी कि ये 25 घटा ना तो इसको 25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, इतना आप जान लीजिए। एक मॉनेटरी पॉलिसी गठित की गई थी। आप पिछला जो 1 या 2 तारीख में इसमें हमने चर्चा की थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में 3 गवर्नमेंट के सदस्य, 3 आरबीआई के सदस्य थे, 6 लोग थे। तो उनमें से 5 लोगों ने ये निर्णय लिया, उसमें से एक सदस्य ने इसका विरोध किया। और ये मुद्दा आप जानते ही हैं कि इसमें जो इन्फ्लेशन की दर है उसको 2 से 6% के बीच रखने का सरकार का मन था। और ये कहा गया था कि इसी के बीच ये रहनी चाहिए, ये नीति थी। तो लेकिन ये घट के इस बीच में 2 से नीचे आ गई थी। जब 2 से नीचे आई तो इन लोगों ने अब रेपो रेट घटा दिया। रेपो रेट घटाने से क्या होगा, जब रेपो रेट घटेगा तो ये ऊपर जाएगी। अब कैसे जाएगी ये आप समझ लीजिए। रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट वो दर होती है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अगर ये घट जाएगा तो बैंक ज्यादा वहां से पैसा ले सकेंगे। बैंक जब ज्यादा पैसा लेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा देंगे, और जब मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो चीजों की मांग ज्यादा होगी, तो चीजों का जो दाम है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी कि ये देखिए उल्टी समस्या हो गई है। हर बार महंगाई बढ़ती थी उसको कंट्रोल किया जाता था, इस बार ये इतनी ज्यादा घट गई कि उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें एक सदस्य ने कहा कि नहीं ये गड़बड़ है और ऐसा करेंगे हम तो 60% से, सॉरी 6% से, यानी जो 2 से 6% का लिमिट था तो 6% से ये ऊपर चली जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी ऐसे नहीं जाएगी। आगे इसमें एक टर्म दिया था कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल है ना, जो खाद्य सामग्री है और जो ये फ्यूल ईंधन की सामग्री है, इसको निकाल दिया जाता है तो तब जो इन्फ्लेशन बचता है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे, सीधे भी प्री में भी पूछा जा सकता है। तो हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो टमाटर और प्याज के दामों में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे देखने से तो लग रहा है कि महंगाई घट कहाँ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है ना। फिर आगे की अगर बात करें तो 7वां वेतन आयोग भी अब धीरे धीरे अपने असर डालने की उसमें आ रहा है। अब लोगों के पास पैसा आएगा तो जब पैसा मार्केट में बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ऐसे किसानों की जो कर्ज माफी हो रही है, तो कर्ज माफी का भी जो पैसा, भाई अगर कर्ज माफी ना होती तो वो बैंक में देते, लेकिन कर्ज माफ हो गया तो वो पैसा उनके पास रहेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाएगा, इससे महंगाई बढ़ सकती है। ऐसी बात इसमें की जा रही है। साथ ही ये कह रहे हैं कि जानवरों की जो प्रोटीन सामग्री है उसका दाम बढ़ गया। तो जो अब देखिए जानवर की अगर प्रोटीन सामग्री का दाम बढ़ेगा तो जितने भी खाद्य पदार्थ जो जानवरों से मिलते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, घी है, दही है, ये सब दाम बढ़ सकते हैं। तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, ऐसी चर्चा इसमें की गई है। इन्फ्लेशन ना बढ़ने के आसार क्या है, इस पे भी इन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। इसमें एक है कि सामान्य मानसून, मानसून सामान्य रहा है, पैदावार बहुत ज्यादा होनी नहीं है, तो सामान्य लोगों किसानों के पास पैसा नहीं आएगा। व्यापारिक घरानों का ऋण न चुकाना, बड़े बड़े व्यापारिक घराने ऋण जाल में फंसे हुए हैं। तो जब वो ऋण ही नहीं चुका पा रहे हैं तो वो प्रोडक्शन का काम कहाँ से करेंगे, और नए ऋण भी बैंक नहीं दे रहे हैं क्योंकि बैंक का एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो वो रिस्क लेने से अब कतरा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी ये भी बात हो रही है कि सरकार को लोक लुभावन नीतियां अपनाना चाहिए, लोगों को ऋण लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि इसको इतना ज्यादा कर दिया जाए कि अमेरिका जैसा संकट आ जाए। तो ये भी हमको कंट्रोल रख के करना पड़ेगा, यानी आर्थिक गतिविधियां बढ़नी चाहिए लेकिन ऐसा ना हो कि वो अनियंत्रित हो जाए। तो ये लेख था। ऐसे इसमें सूचनाएं आती रहेंगी, आगे हम लोग इसको अपडेट करते रहेंगे। अगला देखिए एक वेनेजुएला पे छोटा सा कुछ इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। तो वेनेजुएला में एक क्राइसिस चल रही है कि नए संविधान का निर्माण इनको करना है। अब वेनेजुएला के बारे में अगर बात करें हम, तो वेनेजुएला कंप्लीटली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, और इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। यानी अगर इनको पैसा चाहिए तो केवल एक चीज है इनके पास कि तेल बेच के पैसा ये कमा सकते हैं, और इनके पास ना खेती ये कर सकते हैं ना कोई और इनके पास ठिकाना है।
कुछ भी नहीं है। तो आज से 2 दशक पहले तक खूब इन्होंने अपने इसका तेल का दोहन किया, खूब बेचा, खूब पैसे कमाए। उस समय इन्होंने भविष्य की चिंता नहीं की थी। आज स्थिति ये हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम गिर गए, बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। तो जब तेल के दाम घटे तो इनकी जाहिर सी बात है इकोनॉमी जो होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि यही इनका मेन आधार था। वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ गई। दिक्कतें इतनी आ गई कि वहां पे इनको नोटबंदी करनी पड़ी। अब नोटबंदी इन्होंने किया, भारत के साथ ही किया था नवंबर में, जब भारत में 2016 में हुआ नवंबर में, तभी इन्होंने भी किया। लेकिन यहाँ 2 ही दिन में 3 दिन में फैसला वापस लेना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे खूब ज्यादा हड़ताल होने लगी, बहुत सारे आतंक मचा दिया लोगों ने, तो इनको वापस लेना पड़ा। तो ये मादुरो हैं यहाँ के राष्ट्रपति। इन्होंने कई ऐसे काम भी किए हैं, मतलब ये एक होता नहीं है कि अपना तानाशाह व्यक्ति बनना चाहता है, तो न्यायपालिका में भी अपने लोगों को नियुक्त किया, इसका भी बहुत सारा विरोध हुआ। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, आपको जाननी है। और यहाँ पे और यहाँ पे देखें तो अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल असेंबली का इन्होंने चुनाव कराया। चुनाव कराने का इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने हिसाब का ये संविधान बना सके। लेकिन अब इतना आसान थोड़ी होता है, लोग अब हर जगह के जागरूक हो रहे हैं, और उस जागरूकता के कारण इनका विरोध होता रहता है, लेकिन ये भी अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक देखिए, चुनाव आयोग पे कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है कि चुनाव इंफॉर्मेशन क्या है। ये चुनाव आयोग पे एक आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग असफल रहा है, विशेषकर उस क्षेत्र में अदृश्य धन के दुरुपयोग को रोकने में यह असफल रहा है, ऐसा आरोप लगा है। अरुण जेटली जी ने कुछ अपने भाषण में कहा था, कुछ बातें इसमें उठाई थी। तो अरुण जेटली जी ने कहा तो इम्पोर्टेंट है। तो अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि चुनाव आयोग कैसे, क्या अधिकार है, कैसे कार्य करता है। तो चुनाव आयोग के बारे में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 324 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, और ये आप खोल के देख लीजिएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और आरपी एक्ट, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। और एससी के यानी सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेश जो समय समय पर आते हैं, उनके अंतर्गत ये काम करता रहता है। लेकिन चुनाव आयोग समय समय पर, आपने देखा होगा पिछले साल ये मांग बहुत तेजी से उठी थी कि ये बार बार ये कहता है कि हमको कुछ अधिकार और दीजिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर कुछ परिवर्तन करने के अधिकार हमको चाहिए, कुछ शक्ति ऐसे दीजिए हमको। लेकिन सरकार इसको मना कर देती है। सरकार क्यों मना करती है, अंडरस्टूड है। तो सरकार इसको मना कर देती है। पहले इन्होंने देखी है कुछ 22 मांगे रखी थी, बाद में 47 मांगे और रखी। कितनी रखी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मांगे रखी ये इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन सरकार ने इसको माना नहीं। कई बार तो सरकार देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दिशा निर्देश बहुत सारे होते हैं, उनको भी सरकार तोड़ मरोड़ कर नए तरीके से ऐसा कुछ कर देती है कि वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा आरोप इसमें चुनाव आयोग पे लगाया जा रहा है, एक तरफ वो कह रहा है हमको कुछ शक्ति दीजिए, आप दे नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को सरकार नहीं मान रही है, इतनी ज्यादा हिम्मत कर रही है, और उसके बाद फिर आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो ये सही नहीं है। चुनाव आयोग अपना कार्य अच्छे से करता है। और उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो अभी देखिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात व्यवस्था की है, अब की बार बजट में था ये। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सरकारी जितनी भी सॉरी जो पार्टियां हैं, सॉरी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको जो भी चंदा मिलता था, ये चंदा पहले ये होता था कि आपने दे दिया कि इतने रुपये हम चंदा दे रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब उसमें इनका कहना था कि गड़बड़ होता था, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, आप किसी बैंक में गए और वहां अपना मान लीजिए आपको 20,000 रुपये देने हैं, 20,000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, और राजनीतिक पार्टी जो है उसी बैंक में राजनीतिक पार्टी का खाता है, वहां गई और उसने इस बॉन्ड को जो आपने वहां से लेके इस पार्टी को दिया है, ले जाके उस बैंक में दी और उसने पैसे प्राप्त कर लिए। और यहाँ पे ये व्यवस्था ये है कि आपका नाम और पार्टी को तो ये पता चलेगा कि उसको पैसा मिल गया, लेकिन ये नहीं किसी कोई जान पाएगा कि किसने दिया, है ना। तो इससे देखिए, एक जो कुछ लिस्ट बनती थी कि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, भले उसमें यह था कि 20,000 से ऊपर नहीं दिया जा सकता, अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि जो पारदर्शिता थी वो भी कम होती जा रही है। एक और प्रावधान था कि 7.5% जो भी फायदा होता है किसी कंपनी को, लाभ जो होता है, लाभ का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती है कोई
कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को, इस लिमिट को भी इस बार खत्म कर दिया गया है। तो इसमें होता था कि भाई राजनीतिक दल अगर कहते थे चंदा दो, तो बिजनेसमैन हमेशा कहते थे कि भाई 7.5% से ऊपर हम दे नहीं सकते, देखिए हमारा इतना लाभ हुआ, दे दे। इसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये अब एक तरफ तो ये सब कोशिशें हो रही हैं, तो ये भी तो एक गड़बड़ ही हो रहा है ना, कि लिमिट खत्म हो गया, आप ज्यादा पैसा आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, राजनीतिक दल के अगर आप मुखिया हैं। राजनीतिक दलों में खुद ही पारदर्शिता नहीं है वहां पे। एक तो एक लोकतंत्र की बात करते हैं ये खुद, यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए ना, पहले ये खुद अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र स्थापित करें, तब तो देश में लोकतंत्र आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आरटीआई की बात जब हुई कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, तो पुरजोर विरोध किया इन लोगों ने, खूब विरोध किया, बहुत ज्यादा। और सीआईसी ने आरटीआई को जब इन्होंने नहीं माना, तो सीआईसी ने बहुत गलत कहा कि ये तो बहुत ही गलत बात है कि ये आरटीआई के दायरे में खुद को लाना नहीं चाहते। जब भी इन पे कुछ भी कोई बात, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, सेंट्रल कोई भी कोई भी जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, तो ये तुरंत उससे इनकार कर देते हैं। तो ये सारी बातें इसमें थी। आज के लिए बस इतना ही। अभी 9 तारीख का भी आप इसमें देख लीजिएगा, फिर 10, 4 और 11, 5 ऐसे करके हम पूरा कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।